हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM। स्वागत है आप सबका ज्ञान दूत 2 प्रोग्राम में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आर्थिक प्रशासन और वित्तीय प्रबंध विषय के अंतर्गत पेपर है परियोजना नियोजन एवं बजटरी नियंत्रण। आज का अपना टॉपिक है शून्य आधार बजटन, जीरो बेस बजटिंग। जीरो बेस बजटिंग क्या होती है, इस बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपने टॉपिक्स रहेंगे, इस टॉपिक के अंतर्गत हम जिन बिंदुओं पर बात करने जा रहे हैं वो है जीरो बेस बजटिंग के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। शून्य आधार बजट का अर्थ, उद्देश्य, लाभ और सीमाओं के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों से। आखिर शून्य आधार बजट क्या होता है? देखिए, महत्वपूर्ण तथ्यों में सबसे पहले हम बात करते हैं शून्य आधारित बजटन भावी क्रियाओं के नियोजन की एक क्रांतिकारी तकनीक है। शून्य आधार बजट क्या हो गया? ऐसा बजट जिसका आधार शून्य को मानकर हम चलते हैं। और जो हमारी बजटिंग क्रियाएं हैं उसमें एक सबसे नवीन क्रिया इसको हम मान सकते हैं, क्रांतिकारी तकनीक इसको माना जाता है। यह परंपरागत बजटन की अंतर्विरोधी है। तात्पर्य, परंपरागत बजटन से ये अलग है। परंपरागत बजट में पहले अनुमान लगाए जाते हैं और उसके आधार पर आगामी बजट निर्धारित किया जाता है। ये उससे अलग हटकर है। इस तकनीक का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1961 में 1961 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग में किया गया। शून्य आधार बजटिंग को सबसे पहले 1961 में अपनाया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में इसका प्रारंभ हुआ। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कॉरपोरेशन के प्रबंधक श्री पीटर ए पैर शून्य आधारित बजटन के जनक हैं। श्री पीटर ए पैर इनके जनक हैं शून्य आधार बजटिंग के। ये बहुत ही अच्छा सा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जीके का कि शून्य आधार बजट के जनक कौन हैं। तो इस तरह से आप, और कब इसका स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ इसको सबसे पहले अपनाया गया। तो इस तरह से महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हमने जाना कि शून्य आधार बजटन कहाँ से स्टार्ट हुआ और इसकी जनक इसके कौन हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं शून्य आधार बजटन का अर्थ। शून्य आधारित बजट, यह बजटन की एक विधि है जिसमें प्रत्येक समय जब कभी भी बजट बनाया जाता है सभी क्रियाओं का पुनः मूल्यांकन किया जाता है। प्रत्येक क्रियात्मक बजट इस मान्यता पर प्रारंभ किया जाता है कि वह क्रिया विद्यमान नहीं है और लागत शून्य है। यह बजटन की एक तकनीक है जिसमें प्रत्येक कार्यक्रम चाहे नया हो या विद्यमान हो, जब भी नया बजट बनाया जाता है इसका पूर्ण रूप से औचित्य सिद्ध किया जाता है। देखिए, शून्य आधार बजट का नाम से क्लियर हो रहा है कि जिसका आधार बिल्कुल शून्य है, पहले इसका कोई भी बेस नहीं है। परंपरागत बजटन की हम बात करें तो परंपरागत बजटन में जो पहले बजट बनाए गए हैं पिछले साल के, उनके आधार पर नया बजट बनाया जाता है। उन आंकड़ों को, उन समंकों को ध्यान में रखा जाता है। जबकि शून्य आधार बजट में हम ये मान के चलते बिल्कुल नया बजट है, ये क्रियाएं पहले नहीं हुई है, उनके आधार पर इस बजट को बनाया जाता है। तो इस प्रकार से इसको बिल्कुल शून्य को आधार मानकर और इस बजट का निर्माण किया जाता है। और ये मान के चलेंगे कि नया बजट बनाया जाएगा, उसका क्या औचित्य है, उसमें जो भी हम मद दिखा रहे हैं वो किस लिए, उसकी मांग क्यों की जा रही है, किसी भी मद की, किसी भी आइटम के बारे में, किसी भी कोष के बारे में, यानी कि जो भी फंड मांगा जा रहा है वो उसका औचित्य उनको सिद्ध करना पड़ेगा हर डिपार्टमेंट को। तो ये है शून्य आधार बजट। नेक्स्ट देखते हैं शून्य आधार बजटन के उद्देश्य। शून्य आधार बजटन के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? फर्स्ट है लाभ में सुधार। वाणिज्यिक संगठनों का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ अर्जित करना होता है तथा यह तकनीक ऐसे संगठनों को इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता पहुंचाती है।
शून्य आधार बजट का मुख्य उद्देश्य है कि संस्थाओं के, कंपनियों के लाभ में, संगठन के लाभ में सुधार किया जाए। इस तकनीक के माध्यम से शून्य आधार बजटन को अपनाकर लाभों की मात्रा में सुधार किया जा सकता है। इस तकनीक के माध्यम से एक संगठन अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकता है। जहां पर उसकी लागतें बढ़ रही है, उन लागतों को कम किया जा सकता है, और जब लागत कम होगी तो लाभों में सुधार होगा। नेक्स्ट इसका उद्देश्य है कुल बजटों में कमी, रिडक्शन इन टोटल बजट्स। शून्य आधारित बजट संगठन को अपने विभिन्न विभागों द्वारा बनाए गए संपूर्ण बजटों को कम करने में उपयोगी होता है, जिससे संपूर्ण बजट में कमी आ जाती है तथा केवल न्याय संगत बजट ही शेष रह जाता है। देखिए, जब भी शून्य आधार बजट बनाया जाता है तो इसके अंतर्गत किसी भी संगठन के जो प्रत्येक विभाग है उसमें प्रबंधक द्वारा अब बजट मांगों को प्रस्तुत किया जाता है और उनका औचित्य सिद्ध किया जाता है, उपयुक्तता सिद्ध की जाती है। इस औचित्य के आधार पर, इस उपयुक्तता के आधार पर इन पर पुनर्विचार करके और प्रबंधकों के दावों का निर्णय किया जाता है कि उनके द्वारा जो दावे किए गए हैं वो उचित है या नहीं है। इस बारे में सारे डिसीजन लिए जाते हैं और उन्हीं के आधार पर बजट बनाया जाता है। इसका इफेक्ट ये होता है कि जो भी न्याय संगत बात है सिर्फ उसी को माना जाता है। जो एडिशनल खर्चे हैं, जो एक्सेस लागतें इसमें दिखाई देती है, वो उसी स्टेज पर हट जाती है, जिससे कुल बजट में कमी आती है संस्था के। तो इस प्रकार से संस्था के कुल बजट में कमी करना इसका एक मेन ऑब्जेक्ट रहता है। नेक्स्ट देखिए, संसाधनों का उचित वितरण, रैशनल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। इस तकनीक के द्वारा चालू एवं नवीन क्रियाओं एवं कार्यक्रमों का विश्लेषण किया जाता है, उनका औचित्य निर्धारित किया जाता है तथा उनके लिए संसाधनों का उचित वितरण किया जाता है ताकि उनके उपयोग में किसी प्रकार का अपव्यय ना हो। तो इस तकनीक के द्वारा जो भी कार्यक्रम लगाए गए हैं, चाहे वो नवीन कार्यक्रम हो या वर्तमान में जो चल रहे हैं वो कोई भी कार्यक्रम हो, उनके बारे में उनका औचित्य निर्धारित किया जाता है कि ये सही है या नहीं है, और उन्हीं के आधार पर संस्था के जो संसाधन है उनका वितरण किया जाता है। जब इस प्रकार से औचित्य सिद्ध करके संसाधनों का वितरण किया जाता है तो संसाधनों के अपव्यय की संभावनाएं बहुत ही कम रह जाती हैं। इस प्रकार से हर सेक्टर में हर साधन को उचित संसाधन प्राप्त होते हैं। तो संस्था के संसाधनों का उचित वितरण करना भी इसका एक मुख्य उद्देश्य रहता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लागत लाभ विश्लेषण, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। विभिन्न संगठनों के द्वारा इस तकनीक का प्रयोग इस उद्देश्य से भी किया जाता है ताकि पूर्व निश्चित लाभों की प्रभावी ढंग से प्राप्ति संभव हो सके। यहाँ पर आप देखिए कि इसका मुख्य उद्देश्य है कि इस तकनीक के माध्यम से, शून्य आधार बजट के माध्यम से जो निष्पादन स्तर हैं संस्था के, निष्पादन स्तर को ध्यान में रख के, उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर जो क्रियाएं हैं उनका औचित्य सिद्ध किया जाता है, मांगों का औचित्य सिद्ध किया जाता है और उसी के आधार पर लाभों की प्राप्ति करने का प्रयत्न किया जाता है। इस प्रकार से संस्था के लागत लाभ पर प्रभाव पड़ता है, लागत लाभ का उचित विश्लेषण संभव हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लागत प्रभावशीलता, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। इस तकनीक का एक लक्ष्य अनुचित व्ययों पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण रखना है। इसके लिए साधनों का विभिन्न कार्यक्रमों पर इस ढंग से व्यय किया जाता है ताकि अधिक लागत प्रभावशीलता बनी रहे। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस शून्य आधार बजट के माध्यम से ये पता लगाया जाता है कि कौन कौन से कार्यक्रम उचित है, कौन कौन सी क्रियाएं उचित है। उन्हीं के आधार पर कोषों का निर्धारण किया जाता है, कोषों का आवंटन किया जाता है। इसका प्रभाव पड़ता है जो संस्था के अनुचित व्यय हैं, फिजूल खर्ची पर रोक लगती है और इस तरह से संस्था के खर्चे किए जाते हैं, संस्था के व्यय इस प्रकार से, कोष इस प्रकार से आवंटित किए जाते हैं ताकि लागत प्रभावशीलता संस्था में बनी रहती है।
नेक्स्ट देखते हैं हम शून्य आधार बजट के क्या क्या लाभ हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं लाभों को। सबसे पहला लाभ है संसाधनों का प्रभावी आवंटन। जो भी संस्था के कोष हैं यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं पहले। इस प्रणाली में पिछले बजट को आधार नहीं माना जाता, बल्कि प्रबंधक प्रस्तावित कार्यक्रमों का लागत लाभ विश्लेषण के आधार पर मूल्यांकन करके प्राथमिकताओं का निर्धारण करते हैं तथा इसके आधार पर संसाधनों का आवंटन किया जाता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि शून्य आधार बजट में किसी भी पिछले बजट को आधार नहीं माना जाता, पिछले समंकों को आधार नहीं माना जाता, सब कुछ नए सिरे से किया जाता है। यहाँ पर जो भी कार्य किया जाएगा, प्रबंधकों द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाएगा, उसके पीछे लागत लाभ विश्लेषण को आधार माना जाएगा। संस्था की लागतों को और लाभों को ध्यान में रखते हुए ही ये डिसीजन लिए जाएंगे और उन्हीं के आधार पर संस्था की प्राथमिकताओं को निर्धारित किया जाएगा। संगठन की प्राथमिकताओं का निर्धारण करने के बाद उन प्राथमिकताओं के आधार पर ही बजट का आवंटन किया जाएगा, संसाधनों का आवंटन किया जाता है। तो इसका सबसे बड़ा लाभ यही है कि जो प्राथमिकता हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी पर है, सबसे ऊपर है, उसी को सबसे पहले फंड रेज होते हैं, उसके लिए सबसे पहले कोषों का आवंटन किया जाता है। तो इस प्रकार से संसाधनों का प्रभावी आवंटन संभव हो पाता है। नेक्स्ट देखिए, परिष्कृत निर्णयन प्रक्रिया। इस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक निर्णय इकाई के प्रबंधक को अपनी आर्थिक उपादेयता का तर्कपूर्ण प्रदर्शन करना होता है तथा उन्हें लागत लाभ विश्लेषण द्वारा मांगों को न्यायोचित ठहराना होता है। यहाँ पर प्रबंधक को जो भी जिस भी विभाग से संबंधित प्रबंधक है, उसे अपने जो उसने मांग की है उसकी औचित्य उसको सिद्ध करना पड़ेगा, ये सही है या नहीं है। उस तर्क के आधार पर उसे अपनी बात रखनी पड़ेगी, अपनी मांग रखनी पड़ेगी और इस प्रकार से तर्क के आधार पर, लागत लाभ विश्लेषण के आधार पर उनकी मांगों को हम उचित ठहरा सकते हैं। यानी कि मांग जो की जा रही है उसके पीछे उचित कारण है, उचित तर्क है, तभी उस कोष की मांग की जा रही है। वो कोष किस काम में आएगा इसका पहले से उचित रीजन दिया जा रहा है। तो यहाँ पर एक परिष्कृत निर्णय प्रक्रिया लागू होती है संस्था में। नेक्स्ट देखिए, उत्तरदायित्व लेखांकन का कुशल प्रयोग। शून्य आधारित बजट में निर्णय इकाइयों का निर्धारण किया जाता है जिसमें प्रबंधकों के उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण हो जाता है, जिससे उत्तरदायित्व लेखांकन की प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए कि शून्य आधार बजट में प्रत्येक विभाग द्वारा एक तर्क संगत आधार पर अपने मांगे रखी जाती है। इसमें सबसे पहले बजट में निर्णय इकाइयों का निर्धारण किया जाता है, कौन कौन सी इकाइयाँ हैं, किस किस को बजट चाहिए। और जब इस प्रकार से अलग अलग डिवाइडेशन हो जाता है इकाइयों का, तो प्रबंधकों का उत्तरदायित्व निर्धारित करना बहुत ईजी हो जाता है। यहाँ पर जब उत्तरदायित्व का निर्धारण करना ईजी हो जाता है तो किसी भी मद में एक्सेस अपव्यय नहीं हो पाता और लेखांकन प्रक्रिया प्रबंधकों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, लागत नियंत्रण। कॉस्ट इफेक्टिव भी है ये प्रणाली। किस प्रकार से? इस प्रणाली द्वारा अनुपयोगी तथा व्यर्थ के खर्चों का पता लगाया जा सकता है तथा वैकल्पिक कार्यविधियों को खोजने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, जिससे लागत नियंत्रण होता है। जब हर चीज़ का एक तर्क संगत आधार है, पहले से उसका डिसीजन करने से पहले उसके आधार पर विश्लेषण कर लिया गया है, तो इसका इफ़ेक्ट ये होता है कि जो भी फालतू के खर्चे हैं, अनुपयोगी है, व्यर्थ के खर्चे हैं, उनका आसानी से पता लग जाता है। इस खर्चे में कोष की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर संस्था को कोष की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसमें कोष नहीं लगाना चाहिए। और इसकी जगह पर अन्य विकल्प खोज लिए जाते हैं, जो बेहतर विकल्प हैं, जिनसे लागतों को कम किया जा सकता है, जिनमें कोषों की कम आवश्यकता हो, जो संस्था के लिए ज़्यादा उपयोगी हों। उपादेयता उनका निर्धारण किया जा सकता है।
इसका इफ़ेक्ट होता है कि फिजूल खर्ची पर रोक लगने से लागतों पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है। जब एक्सेस खर्चे बंद हो जाते हैं, जब फिजूल खर्ची बंद हो जाती है तो लागतों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से लागत नियंत्रण करने में भी इस शून्य आधार बजट का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं शून्य आधार बजट की क्या सीमाएं हैं। लिमिटेशंस ऑफ जीरो बेस बजटिंग। सीमाएं, इसमें हर चीज़ की अपनी सीमा होती है, तो उसी तरह से इसकी क्या सीमाएं हैं। क्रियान्वयन संबंधी समस्या। इस प्रणाली का सफल क्रियान्वयन उच्च प्रबंधकों के सहयोग पर निर्भर करता है, किंतु अनेक बार इस प्रकार का सहयोग प्रबंधकों में शून्य आधारित बजट प्रणाली के क्रियान्वयन के संबंध में स्वयं के भय के कारण नहीं हो पाता। देखिए, क्रियान्वयन संबंधी एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। कारण मैंने अभी अभी बताया था कि हर प्रबंधक का एक उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सकता है। आसानी से ये पता लगाया जा सकता है कि किस प्रबंधक ने, किस विभाग ने क्या बजट दिया था और उसकी क्या वेरिएशन उसमें रहे हैं। तो इस प्रकार से जब ये आसानी से पता लगाया जा सकता है, उत्तरदायित्व निर्धारित किए जा सकते हैं, तो प्रबंधकों को ये डर रहता है, ये भय रहता है कहीं उनके ऊपर कोई उत्तरदायित्व ना क्रिएट हो जाए। इसीलिए उच्च प्रबंधक ये सहयोग नहीं कर पाते इस प्रणाली को लागू करने में, और उनके भय के कारण ये प्रणाली संस्था में कुशलतापूर्वक लागू नहीं हो पाती। तो इस प्रकार से क्रियान्वयन संबंधी कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। उनको अपनी कुशलता में कोई भय व्याप्त है कि उनकी पर्याप्त कुशलता है नहीं है, उनमें कार्य करने की उनकी क्षमताएं, योग्यताएं, या जो उनका उत्तरदायित्व निर्धारित हो जाता है, इस भय के कारण वो अपना कार्य कुशलतापूर्वक नहीं कर पाते, या इस बजट का क्रियान्वयन उपयुक्त प्रकार से नहीं हो पाता। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, निर्णय पैकेज के निर्धारण की समस्या। इस प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या निर्णय पैकेज निर्धारण की है। इसमें मुख्य समस्या प्रयासों के न्यूनतम स्तर के स्थिरीकरण की है, क्योंकि कोई भी प्रबंधक चालू स्तर से नीचे प्रयासों का न्यूनतम स्तर स्थिर करना नहीं चाहता। यानी कि यहाँ पर निर्णय पैकेज कैसे निर्धारित होगा, किस प्रकार से प्रयास किए जाएंगे, किस सीमा तक प्रयास किए जाएंगे, ये निर्धारित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो निर्णय लेना एक बहुत ही टिपिकल काम यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लागत संबंधी समस्या। यह प्रणाली इस मान्यता पर आधारित है कि संस्था का प्रबंध कुशल एवं प्रशिक्षित प्रबंधकों के हाथों में है, जिस पर अत्यधिक व्यय करना होता है। अतः जिन संस्थाओं के साधन सीमित होते हैं, उनके लिए यह प्रणाली लागू करना संभव नहीं होता। देखिए, इस प्रणाली के अंतर्गत ये जरूरी है, इस प्रणाली को उन्हीं संस्थाओं में अपनाया जा सकता है, उन्हीं संगठनों में लागू किया जा सकता है जहाँ का प्रबंध बहुत ज़्यादा कुशल हो, शिक्षित हो, उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दी गई है इस बारे में। जब तक नॉलेज नहीं है उनमें, ये बजट नहीं बनाया जा सकता। तो इसके लिए ये माना जाता है कि बहुत ज़्यादा स्किल्ड और ट्रेन बिल्कुल मैनेजमेंट हो वहाँ का। लेकिन स्किल्ड तब डेवलप होगी, स्किल और ट्रेनिंग तब होगी जब उसके लिए बहुत ज़्यादा व्यय किया जाए, और ऐसा व्यय बहुत हर प्रणाली में, हर संस्था के लिए ये लागू करना संभव नहीं हो पाता। इसलिए ये लागत संबंधी समस्या हर प्रणाली, हर संगठन के सामने उपस्थित हो जाती है। इस प्रणाली को लागू करने में संस्थाओं को जो खर्चा करना पड़ता है, जो व्यय करना पड़ता है, उसे वो वहन नहीं कर पाते। इसलिए इस प्रणाली को लागू करने में उनकी लागतें बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से लागत संबंधी समस्या बहुत ही ज़्यादा जटिल हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, न्यायिक समस्याएं। शून्य आधार बजटन में अकुशल इकाइयों का सरलता से पता लगाया जा सकता है और कभी कभी इन्हें निरस्त भी करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में इन इकाइयों के जिन कर्मचारियों को सेवा मुक्त किया जाता है, वह मूल अधिकारों की आड़ में न्यायालयों से पुनः नियुक्त हो जाते हैं, जिससे इस बजट के मूल उद्देश्यों को प्राप्त करना कठिन हो जाता है। मैंने आपको बताया था, पहले हमने पॉइंट में पढ़ा था
कि उत्तरदायित्व का निर्धारण आसानी से किया जा सकता है। जो कौन सी इकाई किस कार्य के लिए उत्तरदायी है उसका हम आसानी से पता लगा सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये पता लगाया जा सकता है कि कौन सी इकाई अकुशल है और कौन सी कुशल है। जब अकुशल इकाइयों का पता लगाया जाता है और उनकी छँटनी कर दी जाए या उनसे संबंधित कर्मचारियों को सेवा मुक्त कर दिया जाता है तो उनमें असंतोष उत्पन्न होता है और वो अदालत की शरण में जाते हैं, न्यायालय की शरण में चले जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में न्यायालय उन्हें पुनः नियुक्त कर देता है। तो इस बजट के उद्देश्यों को प्राप्त करना संस्था के लिए कठिन कार्य हो जाता है। तो इस बेसिकली कुछ न्यायिक समस्याएं भी हमारे सामने आ जाती है जिसके कारण इस बजट को लागू हम प्रैक्टिकल में नहीं कर पाते हैं। तो ये इसकी मुख्य समस्याएं थी शून्य आधार बजट की। इस प्रकार से शून्य आधार बजट के बारे में हमने देखा शून्य आधार बजट क्या होता है, इसकी क्या उद्देश्य है शून्य आधार बजट बनाने के, शून्य आधार बजट के क्या लाभ होते हैं संस्था को, और शून्य आधार बजट को वास्तव में लागू करने में किन किन समस्याओं का सामना संस्था को करना पड़ता है। तो इस प्रकार से शून्य आधार बजट के बारे में मैंने आज इस वीडियो में आपको बताया। आशा है आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा भी यदि आपको इस कार्यक्रम से संबंधित या किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप इस दिए गए पते पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो से संबंधित या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी समस्या है, कुछ जिज्ञासा है तो आप कमेंट कर अपना आंसर प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से मुझसे संपर्क किया जा सकता है। इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।